इस ई व्याख्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस ई व्याख्यान में हम मुद्रा के उद्गम और अर्थ के बारे में जानेंगे। यद्यपि अर्थ और परिभाषाओं के लिए हम एक और इसके बाद का जो ई लेक्चर तैयार करेंगे उसमें विस्तारित रूप से हम अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन इस ई व्याख्यान में हम मुद्रा का अर्थ से ज़्यादा उद्गम पर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान युग में जो मुद्रा है वह मुद्रा किस तरह से आज के रूप तक पहुंची है और ये इसका स्वरूप पहले कैसा था या किस तरह से इसका आविष्कार हुआ है। यद्यपि हम कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और अभी तक के मनुष्य के आविष्कारों में पहिया, अग्नि और मुद्रा के आविष्कार को बहुत बड़े आविष्कारों में माना गया है। जो वर्तमान युग है इसमें मुद्रा का तो इतना महत्व है, हम भली भांति जानते हैं, हर व्यक्ति ये जानता है कि मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। एक मारवाड़ी में कहावत भी है कि होवे रोकड़िया तो परनीजे डुकरिया। यद्यपि यह सामाजिक बुराई हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिसके पास मुद्रा है, रोकड़े हैं, वे बुढ़े होने पर भी अपनी पसंद की भी शादी भी कर सकते हैं। यानी कि मुद्रा के माध्यम से हम अपने पसंद की वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। मार्शन ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है, चक्र काटता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा की और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अधिक महत्व है। मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत और विनियोग की प्रेरक मानी जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में। और अन्य जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो समाजवादी है या साम्यवादी है या अन्य है, अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भी मुद्रा का महत्व बहुत ऊंचा है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन का माध्यम मुद्रा ही है और किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को मापना मुद्रा के रूप में ही होता है, या उसका माप किसी भी वस्तु और सेवाओं के मापन के लिए सबसे अच्छी इकाई मुद्रा ही है। साथ में संचित करने की सबसे अच्छा साधन भी मुद्रा है। इसके अलावा सहज स्वीकार्यता होती है, वैधानिक यानी कानूनी मान्यता होती है, और भी अनेक ऐसी इसके गुण हैं जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे। हम ये जाने उससे पहले, इसकी अर्थ और परिभाषाओं और महत्व से पहले हम ये जानें कि आज का जो वर्तमान स्वरूप है वह कैसे आया है। मुद्रा का जो वर्तमान स्वरूप है वो किन रूपों से होते हुए अभी तक पहुंचा है। यदि हम इस चीज़ को देखें तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मानव विकास के आरंभिक काल से हम आरंभ करें और अभी तक की इस यात्रा को देखें तो मुद्रा के उद्गम को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मानव के आरंभिक काल में, यानी मानव विकास के आरंभिक काल में, जब वो मनुष्य जब वन मानुष था तो वन में इसी तरह से जंगलों में घूमता फिरता रहता था और अपना जहाँ शेल्टर मिला वहीं सो लिया, और जब भूख लगी तो अपने ही हाथों से, अपने ही नाखूनों से, अपने ही हाथों से और अपने ही शरीर द्वारा, चाहे वो शिकार करके, चाहे फूल पत्तियाँ तोड़ के या फल फूल तोड़ के, जैसे भी वो अपना पेट पूर्ति करता था, उधर पूर्ति करता था, इस तरह से करता था। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों मानव का विकास होने लगा, मनुष्य के बुद्धि का विकास होने लगा या समझ बढ़ने लगी या कुछ कुछ चीज़ें समझने लगा, तब धीरे धीरे संग्रहण की प्रवृत्ति आने लगी। जिस तरह से आजकल जानवरों को भी देखते हैं हम कि नेशनल ज्योग्राफी या फिर इस तरह के जो टीवी चैनल्स उसमें देखते हैं कि कुछ जानवर होते हैं जो जंगल में शिकार करते हैं या किए हुए शिकार को या मृत मवेशियों को वो खाते हैं। उसके बाद में कुछ है जो अपने साथ छुपा कर भी ले जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था मैं, तो उसमें ये जो कुछ जो बर्फीले इलाके में रहने वाले जानवर भी जो चीज़ मिली उसको ले जाते और अपनी जहाँ पे सुरक्षित जगह वहाँ पे रख देते, उसके बाद में उसको धीरे धीरे आवश्यकता पर खाते रहते। इसी तरह से मनुष्य ने भी जब अब उदर पूर्ति
के बारे में थोड़ी और समझ होने लगी, तो वो अपनी खाने की वस्तुओं को, यानी कि जो चीज़ें वो खाता था, उनको धीरे-धीरे एकत्रित कर कर के रखने लगा। और जब कहीं शिकार नहीं कर पाता या नहीं ला पाता, तो उसको खाने का उसी से वो काम चलाता था। इसी तरह से पानी के पानी को भी जब प्यास लगता, तो वो जाके और समुद्र के या नदी के किनारे जाके पानी पीता, या झरना या जो भी पानी का स्रोत होता, वहाँ जाके पानी पीता और फिर वापस आता। लेकिन धीरे-धीरे अपने छोटे बच्चों को, या फिर बीमार या बूढ़े ऐसे हो जाते मनुष्य मानव, तो उनको पिलाने के लिए कैसे करें, तो धीरे-धीरे उन्होंने ऐसे ही कोई प्राकृतिक या ऐसी कोई चीज़ें ली और उसमें पानी एकत्रित करके, यानी इस तरह से संग्रहण करना धीरे-धीरे सीखा, ताकि उठ के दौड़ के रात को भी प्यास लगे तो उठ के दौड़ के जाके नदी या झरने के पास नहीं जाना पड़े और तुरंत अपने पास हो तो पी सके। इस तरह से संग्रहण की प्रवृत्ति धीरे-धीरे आई, और संग्रहण की प्रवृत्ति आई, उसके बाद और समझ बढ़ी, तो जो अपने पास चीज़ें होती थी इनके अलावा भी, क्योंकि उसके बाद में जो है वनवान, उसके बाद में आदिम समाज, और आदिम समाज के बाद में धीरे-धीरे जब कुनबों में रहने लगा मनुष्य, और धीरे-धीरे अपने जो कुनबों से एक इलाके का आधिपत्य करने लगा। उसके बाद में जब वो ये आविष्कार हो चुके थे, पहिए, अग्नि और पहिए, और उसके बाद में जब कृषि का आविष्कार होने लगा और साथ में पशुपालन होने लगा, तो इस तरह से जैसे आगे बढ़ने मनुष्य का जो मानव का विकास होता गया, उस तरह से उसकी संग्रहण की प्रवृत्ति, आधिपत्य की प्रवृत्ति इस तरह से आने लगी, और जो चीज़ अपने पास है उसी से काम न चलाना, लेकिन उसके साथ कुछ और मिल जाए तो और अच्छा, इस तरह की प्रवृत्ति होने लगी। तो जो खुद बना सकता था या खुद संग्रहित कर सकता था, उसके अलावा दूसरों से भी वो लेने की कोशिश करने लगा, यानी आदान-प्रदान की यहाँ पे भावना या फिर समझ का विकास होने लगा। जब आदान-प्रदान का विकास होने लगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी आदान-प्रदान की समझ आने लगी, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या चीज़ दे और क्या चीज़ ले, क्योंकि सब कुछ सहज या सरल रूप से नहीं मिल सकता। किसी और से लेना है तो उसके बदले कुछ देना ही पड़ेगा। हो सकता है खास है आपका तो 1-2 बार दे देगा, लेकिन उसके बाद तो नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ देकर ही लिया जा सकता है। तो देने और लेने, यानी कुछ दे के फिर लेना, तो इस तरह से आदान प्रदान की समझ पैदा हुई। उसके बाद में जब आखेट युग था, यानी कि शिकार करके और ही इस तरह आखेट से ही काम चलाना, या पशुओं के जो चीज़ें हैं उन्हीं से काम चलाना, तो उस समय पशुओं की खाल, खुर, चमड़ा, दांत या इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी, जब वो शिकार करके लाता था, तो उसमें जो बची हुई चीज़ें थी उसको देके, या जो शिकार करता था या पशु के जो भी उसके पास मिलता था, उसको वो दूसरे को देता, उस सामने वाले के पसंद की चीज़ या उसकी जो आवश्यकता की चीज़, और अपने आवश्यकता की चीज़ दूसरे से उसके बदले लेता। इसी तरह से धीरे-धीरे जब पशुपालन युग हुआ, यानी कि जब पशु पालने लगे। देखिए, पशु में दो, ये जो ज़माना था उस समय प्यूकस सिस्टम कहते हैं उसको। आखेट युग, इसमें भी पशुओं के खाल, खुर, चमड़ा और दांत आदि का आदान प्रदान के लिए या लेन देन के काम में लिया जाता था। लेकिन यहाँ तक केवल वो पशुओं को पालते नहीं थे जो जंगली जानवर हुआ करते थे, या फिर यूँ कहिए कि पालने का समझ नहीं पैदा हुई थी, सिस्टम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो इधर उधर घूम रहे थे पशु, उन्हीं का, यानी उनके ऊपर आधिपत्य कुछ भी नहीं था, केवल वहाँ शिकार करने के बाद जो चीज़ें होती थी वो उनका हो जाता था। तो वो, लेकिन दूसरा जो इसी का युग जो है, वो उसमें भी पशु या पशुओं से चीज़ बनी हुई जो दूध है, ऊन है, इस तरह की जो भी चीज़ें हुआ करती थी उनको देकर दूसरी अपनी आवश्यकता की चीज़ें लेते थे। लेकिन पशुपालन युग में पशु पालने की प्रवृत्ति हो गई थी, उसमें आधिपत्य कर लिया था कि ये पशु मेरे हैं, ये मेरे पास रहेगा, ये गाय है या ये बकरी है या इस तरह के जो पशु है वो खुद, अब उनसे चीज़ बननी थी, वो किसी और को देके अपनी आवश्यकता को वो पूरी करते थे, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेकर। उसके बाद में खेती करने जब शुरू किया मनुष्य ने, तो ऐसी स्थिति में जमीन का भी आधिपत्य, यानी कि जो खेत होते थे उनका, नदियों के किनारे ही सभ्यता बसती थी। आपने सभी ने ये पढ़ा है कि नदी घाटी सभ्यता, और यानी कि जब सभ्यता का विकास हुआ तो नदियों के किनारे ही हुआ था, क्योंकि पानी के किनारे ही जमीन जो उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी होती है, और चूंकि मनुष्य की संख्या कम थी और जमीन खूब बड़ी थी, इसलिए वो अपनी पसंद से ही, अपनी पसंद जहाँ पे ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाली जमीन थी उन्हीं पर वो बोते थे और
अन्न उपजाते थे और खेती करते थे। तो जब कृषि युग था, इस तरह का जब युग था कृषि युग, उस समय अन्न यानी अनाज का कोई भी हो सकता है, जो वो उगाता था वो अपने आवश्यकता के अनुसार उपभोग करता था, और दूसरों से जब चीज़ें लेनी होती थी अपनी आवश्यकता की, तो वो अनाज का कुछ हिस्सा देकर दूसरों से कोई चीज़ खरीद सकता था। जैसे मान लेते हैं एक घड़ा बनाने में एक्सपर्ट है, तो उनसे वो घड़ा ले लेता, और एक जो किसान है जो अन्न उपजाता था वो उसके बदले अनाज दे देता। इस तरह से जो तंबाकू उगाता वो तंबाकू, क्योंकि मनुष्य की जब उदरपूर्ति सीखी उसके बाद में धीरे धीरे मादक पदार्थों का सेवन बहुत पुराने ज़माने से ही थोड़ा बहुत ही वो बोले, लेकिन नियमित रूप से या फिर संयमित रूप तरीके से हो, लेकिन बहुत समय से रहा। तो तंबाकू या इस तरह की जो चीज़ें होती थी उनको देकर भी वो लेता था अपनी आवश्यकता की चीज़ें। और इसी तरह से नारियल या समुद्र के किनारे समुद्री चीज़ों को इकट्ठा करके, या सीप वगैरह है उनको इकट्ठा करके अपने पास रखता, और उसके बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता था, या आदान प्रदान या लेन देन करते थे। अब जो ये सब चीज़ें थी वो धीरे धीरे बार्टर सिस्टम में बदल गई, यानी कि जिसके पास पशु है वो पशु भी दे सकता है, दूध बेच के भी अपना ले सकता है। तो कृषि से उपजी चीज़ें हैं उनको भी वो आदान प्रदान के रूप में, यानी कि लेन देन में काम में ले सकता है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दे सकता है, या उनको प्राप्त करने का वो माध्यम बना सकता है। चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो अनाज हो, तंबाकू हो, नारियल हो, या फिर पशु उस या पशुओं से उत्पादित वस्तुएं हो, या जो शिकार करके जो चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की है, चाहे चमड़ा हो, दांत हो, खुर जो भी हो, इस तरह की, या फिर प्रकृति में अन्य चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, चाहे वो शहद है, चाहे समुद्र के किनारे के जो चीज़ें हैं, शंख है, सीप है, इस तरह के। तो इस तरह से वस्तुओं के बदले वस्तुएं देने जाने लगी, और सेवाओं के बदले वस्तुएं, वस्तुओं के बदले वस्तुएं, वस्तुओं के बदले सेवाएं, सेवाओं के बदले सेवाएं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले वस्तुओं और सेवाओं को लिया और दिया जा सकता था। इस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता था, और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं दूसरों से खरीद सकता था और दूसरों को बेच सकता था। ये सिस्टम जो था वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, और वो समस्या ये थी कि किस तरह से किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य आंका जाए। यानी कि एक व्यक्ति को एक घड़ा चाहिए, और दूसरा व्यक्ति जो है वो जिसको चाहिए वो है पशुपालन का काम करता है, वो मान लेते हैं भेड़ पालता है। तो भेड़ पालने वाले को एक घड़ा चाहिए, तो क्या एक पूरी भेड़ दे दी जाए घड़े के बदले? ये तो मुश्किल है, क्योंकि भेड़ देने वाले के लिए भेड़ जो है वो महंगी होती है। मान लेते हैं 100 उसके पास भेड़ है, और वो एक भेड़ एक घड़े के लिए देता है, तो दूसरी चीज़ें भी उसको चाहिएगी, तो ऐसे करके तो भेड़ें बहुत सारी चली जाएगी उसकी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए। तो ऐसे में मूल्य का मापन बहुत कठिन होने लगा, यानी कि किसी भी वस्तु का कैसे माप करें, या फिर वो भेड़ पालने वाला उसका कुछ काट के तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो पूरी एक वस्तु है, उसके पास और कोई चीज़ है भी नहीं कि वो दे सके। तो ऐसे कई समस्या आने लगी। मूल्य का मापन, किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य आंकना बहुत कठिन होने लगा। साथ में किसी भी वस्तु के बदले कुछ तो देना ही पड़ता, तो क्या माध्यम होना चाहिए, कौन सा उचित माध्यम होना चाहिए, ये बड़ी समस्या आने लगी। यद्यपि इसी बीच में धातु युग भी मतलब धातुओं का भी आदान प्रदान होता था, यानी कि कुछ गहने कुछ जो चीज़ें हैं उसको धातु के रूप में, या इसी तरह के कुछ चीज़ें होती थी उनको भी वो आदान प्रदान में काम में लेने लगा था। लेकिन उसका कोई फिक्स या कोई ऐसा चीज़ नहीं हो सकती थी कि इसके बदले यही दी जा सके, या इसका मूल्य यही होगा। तो मूल्य के मापन में भी मुश्किल आने लगी, और उस विनिमय के माध्यम में भी, यानी कौन सी वस्तु देके कौन सी ली जाए, ये भी बहुत मुश्किल होने लगी। क्योंकि हर व्यक्ति को मान लेते हैं घड़ा बेचने वाला है और उसको भेड़ चाहिए ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अन्न उपजाने वाला है, वो लेके जाता है कि ये लो आप अनाज ले लो और मुझे घड़ा दे दो। लेकिन घड़ा बेचने वाले के पास पहले से ही अनाज है, वो कहता नहीं मुझे तो अनाज नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और दूसरी चीज़ें जो उसकी आवश्यकता की हो। तो ऐसी स्थिति में समस्या आने लगी, स्वीकार्यता की भावना नहीं थी हर चीज़ की, कि भाई कोई भी चीज़ देकर कोई भी चीज़ ली जा सकती है। ऐसी स्वीकार्यता की भी
समस्याएं आने लगी। तो ऐसी कई, जैसे मूल्य के मापन की समस्या, विनिमय के माध्यम की समस्या, सहज रूप से कोई भी वस्तु खरीदने के लिए या बेचने के लिए जो दी जाने वाली वस्तु है उसका, या जो माध्यम बनाया जा रहा है उसकी स्वीकार्यता की जो समस्या है, या फिर ऐसी कोई कि ये राजा द्वारा या उस इलाके के जो भी साम्राज्य का जो सत्ता है उसके द्वारा ये पहले से तय है कि भाई इसकी बदले ये चीज़ ले सकते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं आने लगी, लेकिन मुख्य समस्या जो थी वो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन की समस्या थी, जिनके कारण से सोचा जाने लगा कि ऐसी कोई वस्तु बनाई जानी चाहिए जिससे हम कोई भी वस्तु और कोई भी सेवा खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और कभी भी बेच सकते हैं, और किसी भी समय बेच सकते हैं, और किसी को भी बेच सकते हैं, किसी से भी खरीद सकते हैं, और जिस पर, यानी स्वीकार्यता भी होनी चाहिए जिस पर ऐसा जो जो पर्टिकुलर एरिया है, निर्धारित सीमाओं के भीतर उसकी मान्यता भी रहे, वो कानूनी रूप से या फिर जो सत्ता के द्वारा या फिर सरकार या राजा द्वारा, साम्राज्य द्वारा उसको स्वीकार्यता भी रहे या कानूनी रूप से वो मान्य भी हो। तो ऐसा सोचा जाने लगा, और उस समय तक मैंने कहा आपको कि धातु भी प्रचलन में आ चुके थे, और कुछ कुछ लोग ऐसे धातुओं को अपना उसके ऊपर छाप या ऐसे लगा के देने लगे। तो सोचा जाने लगा क्यों न ऐसी कोई छाप या ऐसी कोई मुद्रित करके चीज़ बनाई जाए जिससे हम मूल्य का भी, किसी भी वस्तु के मूल्य का भी मापन कर सकें, और किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने में, यानी विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम में ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसको संचित या एकत्रित करके भी रखा जा सके, और उसको कैरी भी बहुत ईजी से किया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो भी आराम से ले जा सकें, उसमें कोई समस्या नहीं हो। और यदि उधार दी जाए किसी को, ज़रूरत पड़ने पर, यदि किसी के पास नहीं है तो उधार देने पर वापस चुकाने की उसमें क्षमता हो, ऐसी चीज़ बनाई जाए। तो इस तरह से ये सोचा जाने लगा, और फिर ये तय हुआ कि धातु से ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाए जो सुडोल टाइप की हो, और उसके ऊपर कानूनी मान्यता देनी है, इसलिए उसके ऊपर उस पर्टिकुलर इलाके की छाप लग जाए, मुद्रा लग जाए, जिससे वह कानूनी रूप से भी वैध हो जाए, वैधानिक रूप से भी मान्य हो जाए, इस तरह से। और ऐसी चीज़ होगी तो फिर सभी उसको स्वीकार करेंगे। इस तरह से इस मुद्रा का आविष्कार हुआ, और फिर जब इसका धातु के रूप में, धातु को गला के और ढाला गया, उसके ऊपर जब मुद्रा छापी गई, तो अब इसका नाम क्या दें और किसका छापें इसके ऊपर पहले चित्र। तो उस समय ये सोचा जाने लगा कि रोम में ऐसा माना जाता है कि जो इटली की राजधानी आजकल रोम है, तो वो पूरा रोम साम्राज्य कहलाता था। तो रोम में जो लोग देवी देवताओं की पूजा पूजा करते थे, और आपको पता ही है कि एक समय ऐसा था जब देवियों की पूजा की जाती थी, क्योंकि माता का दर्जा ऊपर दिया जाता था। कारण ये था उसके पीछे कि जैसे अभी भी देखना आप जानवरों में कि माता ही बच्चे को जन्म देती है और उसको पाल पोस के बड़ा करती है, और बड़ा होने के बाद उसको जो कुछ भी उनके नियम या पेट पालने के तरीके होते हैं या दूसरे तरीके होते हैं या अपने आप की सुरक्षा करने के तरीके होते हैं, वो और रहने के तरीके, वो सब कुछ माँ ही सिखाती है। इसलिए हर जो भी जीव है उसकी माँ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से मानव के विकास तक, जब तक वो परिवारों में रहने लगा और कुनबों में रहने लगा, उससे पहले केवल माँ ही, क्योंकि पिता का पता ही नहीं चलता था कौन पिता है। तो ऐसी स्थिति में माँ उसको पाल पोस के बड़ा करके सारे तौर तरीके सिखाती थी जीवन के, और जीवन को सुरक्षित रखते हुए और उदर पूर्ति के तरीके सिखाती थी। इसलिए माता का दर्जा ज़्यादा था, इसलिए माता को पूजा जाता था, माता को देवी के रूप में पूजा जाता था। रोम में मोनेटो नाम की देवी थी, उसका असली नाम था जूनो। मोनेटो जूनो भी कहते हैं, जूनो मोनेटो भी कहते हैं, और जूनो देवी के नाम से भी वो प्रसिद्ध है, और JUNO भी नाम इसको लिख सकते हैं। और
उनका असली नाम था मोनेटो, अर्थात ये माना वो स्वर्ग की देवी माना जाता था उन्हें, यानी कि इस देवी की पूजा करने पर, अर्चना करने पर स्वर्ग प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो क्यों न इस धरती पर रहते हुए ऐसी चीज जो बनी है जिसके पास जितनी ज्यादा होगी, इस धरती पर रहते हुए भी वो स्वर्ग का सुख प्राप्त करेगा, तो इसका नाम भी इनके नाम पर ही रखा जाए, नामकरण भी इस इन देवी के नाम पर ही रखा जाए। तो इस तरह से जूनो देवी का नाम जो मोनेटो था असली, उस मोनेटो नाम रखा गया उसका, और मोनेटो को टी ओ हटा के MONEY रखा गया, यानी मनी। मोनेटो यानी जूनो देवी के असली नाम मोनेटो के नाम से मनी शब्द का शब्द रखा गया, और इस तरह से मनी शब्द का जो मुद्रा का नामकरण जो है, ऐसी वस्तु बनाई गई जिसका नामकरण मुद्रा के रूप में हुआ। और फिर जिसके पास जितना ज़्यादा है, ये मुद्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वह स्वर्ग के सुख, धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है, यानी कि जितना मुद्रा अधिक, उतना वो अधिक सुख को भोग सकता है, जो लौकिक सुख है, भौतिक सुखों को वो भोग सकता है, ऐसा माना जाने लगा। और इसका नामकरण मनी, मोनेटो से मनी पड़ा, और उसका हिंदी अनुवाद मुद्रा है। और मुद्रा को हम यूं भी कह सकते हैं, मुद्रा यानी कि मुद्रित, यानी कि ऐसी छाप, और दोनों ही इसके अर्थ है, यानी कि मनी से भी मुद्रा, उसका हिंदी रूपांतरण मुद्रा है, और मुद्रा का अर्थ दो रूपों में देख सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो छाप लगाई जाती है। और मैंने कहा आपको, सबसे पहले जब वो मुद्रा बनी थी तो उसके ऊपर जो छाप लगी थी वो मोनेटो देवी ही बनाई गई थी, एक तरफ उस पे जो छाप लगी थी, या उस धातु का गला कर जो बनाया था सिक्का या शुरो, जो जिस तरह से बनाया थी, तो उसके जो छाप लगी थी वो मुद्रा की गई थी, मुद्रित की गई थी, छापी गई थी, वो जूनो देवी यानी मोनिटो देवी का ही रखा गया था। तो इसी तरह से हिंदी में जो मुद्रा है, यानी कि मुद्रित करना, इसका अर्थ होता है। और इस प्रकार से मुद्रा का आविष्कार हुआ। उसके बाद में धातुओं की मुद्रा चलने लगी, जिसको और उसके बाद में जो मुद्रा थी, इसलिए हार्टली विदर्स कहते हैं कि मनी इज वॉट मनी डज, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा कुछ भी हो सकती है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य कर सके, यानी लेन देन का कार्य कर सके, यानी विनिमय का माध्यम हो, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने में सक्षम हो, उसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, और लोग उसे स्वीकार करें सहज रूप से, उसको संचित करके भी रखा जा सके, उसको ऋणों के भुगतान के रूप में, यानी उधार भी दिया जा सके, और उधार को स्वीकार करने में भी काम में लिया जा सकते, किया जा सके, संचित करके भी रखा जा सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया और लाया जा सके, ऐसी चीज हो तो वो मुद्रा कही जा सकती है, ऐसा हार्टली विदर्स कहते हैं। तो इस तरह से मनी का उद्गम हुआ। उसके पहले, सबसे पहले सिक्के थे, धातुओं के सिक्के, उसके बाद में पत्र मुद्रा आई। तो जो धातुओं के सिक्के थे वो सोने के सिक्के, फिर बाद में चांदी के सिक्के, फिर बाद में तांबे के सिक्के, फिर मिक्स मेटल के सिक्के, और आजकल जो सिक्के आते हैं वो आपको मिक्स मेटल और उस तरह के ही होते हैं। उसके बाद में उसके साथ में जो पत्र मुद्रा भी आरंभ हुई, यानी कि नोट जिसको हम कहते हैं, कागजी मुद्रा। तो जब तक वो मुद्रा थी, छापी जाती थी, और वो धातुओं की थी, जब गलाने पर भी उसका मूल्य वही होता था, और सिक्का बनने पर भी उसका मूल्य वही होता था, उसको कहते हैं परफेक्ट मनी, पूर्ण मुद्रा कहते थे। चाहे गला के बेचो, या उस धातु के टुकड़े के बराबर यदि उसको दूसरी चीज, उस धातु के टुकड़े को यदि गला कर आप दूसरे रूप में रखें तो भी उतनी मूल्य की चीजें खरीद सकते हो, और यदि उसका सिक्का बनाते हैं तो भी उसमें बराबर ही वस्तुएं खरीद सकते हो। तो इसे कहते थे पूर्ण मुद्रा। उसके बाद में अभी जो मुद्रा है वो सांकेतिक मुद्रा है, टोकन मनी कहलाती है। केवल उसमें लिखा होता है, मैं धारक को, अपने जैसे हमारे भारत की मुद्रा को हम कहें जो पत्र मुद्रा है, उसमें लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए, जितने भी है, मान लेते हैं 100 रुपए का नोट है तो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। उसके नीचे जो वैधानिक रूप, यानी कि कानूनी मान्यता दी होती है, और कानूनी मान्यता के रूप में हमारे नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, और वही उसी के कारण वो
वैधानिक या मान्य हो जाता है। आज इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।